नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों को बंद करने जा रही है। लगातार इसका विरोध भी हो रहा है, पूरे प्रदेश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन उसका कोई असर इनके ऊपर नहीं है। थोड़ा बहुत रियायत इन्होंने देने की कोशिश की शिक्षा मंत्री ने, तो उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर तक का दायरा हम मानेंगे उस मानक को, लेकिन जहां 50 बच्चों से कम, 50 या 50 से कम बच्चे होंगे उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा। ऐसे 5,000 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। अभी आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि इन 5,000 स्कूलों को बंद करने से 27,000 स्कूल, वहाँ के शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रधानाध्यापक, रसोइया तक प्रभावित हो रहे हैं और छात्र छात्राएं, जिनके लिए आज की 21वीं सदी में शिक्षा का महत्व पहले से कहीं ज़्यादा ही बढ़ गया है। वो चाहे छात्र हो या छात्रा हो, यानी लड़का हो या लड़की हो, कोई भेद नहीं। इस बात को लड़कियों ने साबित भी किया है, एक नहीं अनेक मामलों में। आज चर्चा स्कूल बंदी पर ही होगी और साथ ही साथ हम जोड़ेंगे वो जो मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आई है ताजा तरीन, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बालिका शिक्षा काफी प्रभावित हुई है संसाधनों के अभाव में। तो हम अपनी वार्ता को शुरू करते हैं। सामने आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कॉमरेड अमृत कुमार जी को। मैं उन्हीं से कहता हूं कि इस चर्चा की शुरुआत अमृत कुमार जी। धन्यवाद। देखिए, एक दौर था कि हम तमाम संसाधन जुटा के स्कूल खोल रहे थे जी। आज़ादी के बाद खासकर, और आज़ादी के बाद कुछ ऐसे भी स्कूलों का निर्माण हुआ जो 1 किलोमीटर के दायरे में है। दो स्कूल जी। 500 मीटर के ही दायरे में। क्या उन स्कूलों को आप बंद करेंगे किसी एक को? अभी तो फिलहाल तो हाँ, ये दिखाई दे रहा है। जी। खासकर एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से मैं करता हूँ कि बलिया जिले में एक नकवा गांव, और एजुकेशन के इंडेक्स में केरल कहा जाता है जी। वो उस नकवा गांव में एक बालिका विद्यालय और एक को एजुकेशन विद्यालय, ये दोनों शुरुआती दिनों में ही खुल गए थे और चल भी रहे थे। मैं स्वयं बालिका विद्यालय का कक्षा 3 तक का विद्यार्थी रहा हूँ। चौथी में जाके मेरा को एजुकेशन में हमारी टीचर्स ने भेजा कि नहीं, तुम्हारा स्कूल उधर है, जाओ। दिखाया गया हमको कि वो स्कूल, तो हम वहाँ गए। अब प्रॉपर एडमिशन हमारा वहीं हुआ, उसके पहले बिना एडमिशन के हम पढ़ रहे थे। अब वो बालिका विद्यालय खतरे में। क्यों? खतरा क्या है कि उसकी जो खाली जमीन थी, ग्राउंड जिसको कहा जाए, निश्चित रूप से ग्राम सभा के काश्तकारों ने ही उस जमीन को दिया हुआ था। वो धीरे धीरे कब्जा होती चली गई। अब स्कूल बचा है और उसका जर्जर भवन, और बच्चियां भी बची हैं, पढ़ रही हैं वहाँ। उस स्कूल को अपग्रेड कहाँ तक करना था, उसको उसके रख रखाव और मरम्मत जो है नहीं यह सरकार की। उसके बाद हालत अभी आप देखिए, राजनीतिक दलों ने
स्वयंसेवी संस्थाओं ने जरूर इस आंदोलन पर अर्ध विराम लगाया हुआ है। कुछ इनके घोषणा होने के बाद, शिक्षा मंत्री के कहने के जी, बाद, जो दूरी का मानक इन्होंने हाँ, आरटीए एक्ट के तहत जो है वो मान लिया है। हाँ, लेकिन जनता अभी भी सड़क पे है। इसका उदाहरण मैं आपको एक भेजा भी था, एक वीडियो क्लिप हाल ही का, जी, जी, जी। वो 9 मिनट कुछ का था। जी जी। तो जनता अभी भी सड़क पे है, क्योंकि उनके सामने समस्या ये है कि यदि वो स्कूल बंद हो जाता है, एक तो जो है को एजुकेशन का स्कूल है, बालिका विद्यालय बहुत कम बचे हैं अलग से, तो अगर वो स्कूल बंद होता है, अगर 1 किलोमीटर के भीतर ही है, तो हम खासकर हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी? या हमारे ये अंग्रेजी पीरियड में हमारे दादा ओदा उस तरह की पीढ़ी के लोग जो बताते थे कि हम 3 किलोमीटर चढ़ के नंगे पांव जाते थे पढ़ने के लिए, जी जी। क्या हमें उसी वापस वहीं ले जाया जा रहा है? एक चीज और, जो मानवाधिकार आयोग ने सवाल उठाया है वो उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। जी, माध्यमिक स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हाँ, हैं, हाँ, हाँ, मानिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात की बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो वहाँ जो परिवहन को लेके या सुरक्षा को लेके बात की गई है, जिससे बच्चियां ड्रॉप आउट हो रही हैं, जी। लेकिन अब तो यह सरकार पूरे देश में यह नौबत नहीं आने देना चाहती कि वो प्राइमरी पास करके आगे बढ़े तब न एडमिशन जी, कराएगा। जी, जी। ये सवाल बड़ा है। सवाल ठीक है। और किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी जी मॉडल होता है, हाँ। वो जैसे कि अन्य देश के अन्य प्रांतों में जैसे स्कूलों का निर्माण हुआ, वो निर्माण का दौर था, राष्ट्रीय राजधानी में भी निर्माण हुआ। 90 के बाद यथास्थिति बात का शिकार हुए सब विद्यालय, और निजीकरण को बढ़ावा देने की हमारी नीति बनी। जी इन बिटवीन एक ऐसी सरकार आती है जो यह दिखाती है कि हम निर्माण कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, हम लोग सारे लोग खुश हुए थे कि दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है। जी। निर्माण तो हुआ, लेकिन जब आप जाके देखेंगे तो पता ये चलता है कि वहाँ जो है ग्राउंड में पानी लगा हुआ है, प्रेयर तक नहीं होता बहुत से प्राथमिक विद्यालयों में, दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में, राष्ट्रीय राजधानी। ये समस्या जो आयोग ने उठाया है वो प्राइमरी स्कूल के सामने बच्चों के लिए आ गया है कि फलाने टीचर तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई हैं या हो गए हैं, हम उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन उस स्कूल में भेजने के बाद उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि नीति तो ये है ही है कि आने वाले समय में खासकर जो शहरों के स्कूल हैं वो क्रीम प्लेस पे हैं, वो भी राजधानी का स्कूल, वो तो उसके गांव भी क्रीम हो गए हैं, तो उसे बंद करना ही करना है। नशा का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि टीचर्स भी, वहाँ के एम्प्लॉय भी नशे के आदी होते जा रहे हैं। पढ़ाने के बजाय या अन्य काम करने के दबाव में भी वो बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। हालत यहाँ पहुँच गई है। अब आप सोचिए कि हम बड़े गौरवान्वित हुए विदेशी प्रतिनिधिमंडल को कुछ स्कूलों को दिखा के। मैं अब दावा करने लगा हूँ कि वो स्कूल सिर्फ दिखावे के लिए मॉडल स्कूल विकसित किए गए थे, ताकि वहीं तक हम विदेशी प्रतिनिधियों को ले जाएंगे और बताएंगे कि हमारा शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का स्तर ये है। जबकि पूरे दिल्ली में जो है निर्माण हुए, लेकिन वो सारे स्कूलों का स्तर वो नहीं है। आज सच बता रहा है, जो निर्माण भी हुए उसके टाइल्स भी टूट गए हैं। और नई शिक्षा नीति कहती है कि टाइल्स नहीं, आप श्यामपट्ट बनाएंगे 3 फीट तक, जी जमीन से 3 फीट तक वो टाइल्स लगाया गया है। जो पढ़ाने का तरीका इम्प्लीमेंट करना था, जो तौर तरीका बनाना था उस कानून के तहत, उस कानून के तहत वो स्कूल नहीं दिखाई दे रहे हैं।
हमारे पास बहुत से वीडियो और फोटोग्राफ्स आते रहते हैं, और लोगों ने कहा कि भाई आप दिल्ली के मामले को उठाइए, तो हमने कहा कि मैं तो देश के मामले को उठा रहा हूँ, जी दिल्ली ही क्या। तो अभी तो आप लोग जो है समझ नहीं पाए, जो आपने परिवर्तन किया वो परिवर्तन घातक हो गया। पहला जो है कार्यकाल आंदोलन में पुनरा कुश्ती में बिता, और दूसरा कार्यकाल जो है वो शिक्षा को चौपट, एक तरफ जो है विद्यालयों का निर्माण और दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में गुजरा। माने आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की और मनीष सिसोदिया की, जो जबकि इस देश में आंख मूंद के अगर कहीं कोई स्कूल का भ्रमण विदेशी प्रतिनिधियों को कराना था तो वो केरल का कराना था, जहाँ की एक बच्चे पर भी फुल फ्लेज स्कूल है, ढांचा है, जहाँ अब उसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती है, और आपने प्रायोगिक ढंग से वो दिखाया, वाहवाही लिया जी। अब हम ये कहते हैं कि एक बार किसी मुख्यमंत्री के मन में आ गया हो कि हम कुछ करना चाहते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। मैं पब्लिकली अब इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ दिल्ली में परिवर्तन होता है और नई मुख्यमंत्री आती हैं, तो दूसरे ही दिन रविशंकर के शरण में जाती हैं। विश्वगुरु के शरण में तो गई ही हुई हैं, हाँ। लेकिन रविशंकर की शरण में जाती हैं और वहाँ ये कहती हैं कि हमको तो कुछ समझे में नहीं आता, हमको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, अब मैं कैसे दिल्ली को चलाऊंगी, अब आप ही की कृपा हमको दिल्ली चलाने में मदद करेगी। अब सोच लीजिए जहाँ शासक ये सोच रहा हो। तो बिहार की हालत देखिए, बिहार में पेड़ के नीचे स्कूल चलाया जा रहा था, वहाँ से बच्चों को भगाया गया। ये पूरी कहानी छुपे रूप में मीडिया में भी आई, लेकिन जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से नहीं आई। अब हम आते हैं कि जो ये स्टोरी भी वैसे ही आई होगी जैसे कि एक स्टोरी अपने पूर्वांचल से आई थी कि मिड डे मील में जो है वो पर्याप्त पौष्टिक आहार भी नहीं दिया जा रहा है। हाँ, नमक रोटी वहाँ भी हाँ, दी जा रही है। हाँ, ये नहीं, बहुत सारे प्रकाश में आए, खासकर जो ये विंध्य पर्वत का इलाका है, वहाँ जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ ये आसानी से किया गया। और असल में सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, जो हम लोगों ने कल भी इस पर मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा की थी कि इन स्कूलों में जा कौन रहा है। आपने आदिवासी क्षेत्र की, आदिवासी बच्चों की बात की, ये जो सरकारी स्कूल थे उनको अपग्रेड तो किया नहीं। आपने 90 से बताया, 90 से 2025 आ गया, स्कूलों का अपग्रेडेशन कहीं नहीं हुआ। भवन जो थे वो पुराने थे, कुछ किराए के थे, कुछ पुराने आज़ादी के बाद से बने थे, कुछ बहुत से विद्यालय ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो कि आज़ादी के पहले के भी होंगे। हाँ। तो वो स्वाभाविक रूप से उनका क्षरण होना, उनका जर्जर होना स्वाभाविक था, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अब विद्यालयों की जर्जर अवस्था को बता करके, छात्रों की कम संख्या को बता करके एक ये मुलम्मा लगाया जा रहा है, एक नाटक किया जा रहा है कि शिक्षा उन्हीं को देनी है, उन पूंजीपतियों को ही देनी है। बच्चों को शिक्षा मिले ये हमारा मकसद ही नहीं है ना। मकसद हमारा केवल ये है कि पूंजीपतियों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सके। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा, जो मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की छात्राओं को लेकर के है कि उनको संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, वो कैसे जाएं, दूरी है इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं। आप प्राइमरी स्कूलों को 1 किलोमीटर के भीतर अगर 49 बच्चे हैं तो उसको आप बंद कर देंगे, क्योंकि वो आपके मानक के आधार पर खरा नहीं उतरता है। उसको भेज देंगे आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी। सबसे बड़ा डर
हर अभिभावक के मन में होगा, जो माहौल आपने पूरे देश भर में क्रिएट किया है, नवजात शिशुओं तक का तो बलात्कार होने लगा है इस देश में। बच्चियों को कोई अपने दरवाजे के बाहर 15-20 मिनट भी खेलने के बाद जैसे ही आंख से ओझल होती हैं वो बच्चियां, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि वो बच्चियां कहां गई। जब वो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे के लिए आपके आंखों से ओझल होंगी, वो एक स्कूल आपके गांव से 4 किलोमीटर दूर जाना है, 3 किलोमीटर दूर जाना है, 1.5 किलोमीटर ही जाना है, जब तक वो बच्चियां आ नहीं जाएंगी तब तक पूरे परिवार की जान हलक में होगी कि पता नहीं हमारी बच्ची सही सलामत घर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, जिंदा लौटेगी कि नहीं लौटेगी। ये माहौल बन चुका है। ऐसी स्थिति में आप स्कूलों की दूरी का मानक 1 किलोमीटर, पहले तो ये था ना कि गांव में ही है। हम अगर नहीं देख रहे हैं तो अमृत कुमार जी का गांव भी उसी घर भी उसी गांव में है, वो भी देख रहे हैं। काका है, मामा है, नाना है, दादा है। ये जो सामाजिक ताना बाना था, उस सामाजिक ताने बाने को भी आपने तोड़ ही दिया है, हिंदू मुसलमान करके, सवर्ण और पिछड़ा करके, दलित और बाउसाब करके। तो ये जो माहौल है और उस माहौल में जिस तरह से ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं और जो नाटक दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में चल रहा है, ये कितना खतरनाक है। हमको आपने एकदम सही बात कही, अभी जो उदाहरण दिया मैं सुनता था, मेरे पिता भी बताते थे। ये मौसम आता था तो उसका उल्लेख वो अक्सर करते थे कि हम लोग मीलों मील बाढ़ का पानी तैर करके स्कूल जाते थे और आते थे। वो दौर था। आप फिर से उसी दौर में वापस ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? दूरी जो घटाई गई थी जानबूझ करके कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, स्कूलों में उनका नामांकन हो, वो सब कुछ खत्म कर देंगे आप। जी आप कुछ कह रहे थे? मैंने जी मैं ये कहने वाला था कि बलात्कार की बात आपने उठाई। पूरे देश में जो बलात्कार होते हैं, इवन दिल्ली तक में हुए, हाँ, बच्चियों तक के हुए, वही कह रहा हूं। जब पुलिस केस की तह में जाती है तो या तो उसे बंद कर देती है क्योंकि संघी या उनके अनुसंघी संस्थाओं के लोग होते हैं शामिल। जी जी जी। अभी हाल ही में कर्नाटक का उदाहरण आपने देख ही लिया। बिल्कुल बिल्कुल, रेवंत रेवन्ना का मामला। हाँ, जिसके बारे में प्रचार करते समय प्रधानमंत्री जी ने, याद होगा पूरे देश के लोगों को, ये कहा था कि आप इनको जिताइए, ये जीतेंगे तो हम मजबूत होंगे। तो आप कर्नाटक, उनको उम्र कैद की सजा हुई। हाँ। और आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कीजिए, 3 लड़के विश्वविद्यालय कैंपस में घुस करके एक छात्रा के साथ असलहे के बल पर जो है उसके साथ गैंगरेप करते हैं और उसकी पैरवी तक नहीं करती है पुलिस। कैसे करेगी? उसे पता था कि सब जो है हमारे प्रधानमंत्री के नज़दीक हैं। वो खुलेआम जाके मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार करते हैं। तो बहुत जनता के दबाव, बनारस के जनता के दबाव पड़ने पर उन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। 1 महीना प्रचार का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में जब थम गया तो वो वापस आए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के चलते तत्कालीन पुलिस आयुक्त को भी यहां से जाना पड़ा और उनके जाने के बाद लचर पैरवी के चलते उनकी जमानत भी हुई
आज वो छात्रा को इतना जलील कर दिया गया है कि वो विश्वविद्यालय छोड़ करके चली गई, अपनी पैरवी पर भी अब नहीं आ रही है। ऐसी जानकारी मुझे मिली है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। ठीक बात है। मैं पता नहीं बार बार क्यों उसी पे जा रहा हूँ जी कि देश का एक राष्ट्रीय मॉडल होता है, हाँ जहाँ से वो मॉडल विकसित होता है पूरे देश में। तो बलात्कार की घटनाएं दिल्ली में सबसे ज़्यादा, उसके लिए कुछ के लिए प्रतिरोध होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते, कुछ के बारे में पता भी नहीं चलता हमको। जी स्कूल बंदी जहाँ आसानी से डबल इंजन की सरकार है, वहाँ जो है डबल इंजन की सरकार ने ऐसा प्रायोजित या उनके लग्गू भग्गू की सरकार जो बीच में परिवर्तन के नाम पे आई, जी वहाँ भी दबे पांव स्कूलों को बर्बाद करने की साजिश रची गई। आज वो साजिश बरगद के पेड़ जैसा नजर आने लगा है कि जब राजधानी में बच्चियां असुरक्षित हैं, देश की राजधानी में वो प्राइमरी स्कूल से लेके और उच्च शिक्षा तक जी कि बच्चियां उसमें कोई वो नहीं है, वो खाना नहीं बटा हुआ है। नहीं। ऐसे में इस देश की सरकार ने स्कूल बंद करने का जो ऐलान किया, वह हमारे राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है, बल्कि ये देशद्रोह है। यह देशद्रोह की श्रेणी में आएगा कि आप जो हमारे बच्चों को अधिकार मिले हैं उनको गुलाम बनाने की साजिश की ओर बढ़ रहे हैं। ये कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। अभी वहाँ राजधानी के टीचर्स ये समझते हैं, अभिभावक ये समझते हैं कि फलाने अफसर के खिलाफ कंप्लेन करो, कुछ होती है, कुछ लिखा पढ़ी होती है, कुछ दिखाई देता है कि जांच फांच हो रहा है, लेकिन वही ढाक के 3 पात वो टीचर हटा दिया जाता है, वो अफसर जरा दाएं बाएं कर दिया जाता है, लेकिन वो एजेंडा लगातार चल रहा है। जो सचमुच में टीचर हैं, जिनका पढ़ाना लक्ष्य है, वो कूढ़ रहे हैं इस समय वहाँ के कि हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को। बच्चों के जिम्मे हम लोगों के ज़माने में चूँकि कोई संसाधन नहीं था तो हम अपने स्कूल की साफ़ सफाई स्वयं करते थे, लेकिन आज सारे संसाधन रहते हुए, स्वीपर तक की जो है नौकरी होते हुए, ढाक ही सही, संविदा पर ही सही होते हुए हमारे बच्चे साफ कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है जो पानी किसी न किसी साधन से वो बाहर कर रहे हैं स्कूल के, जो उनके मान का नहीं है। वो पढ़ने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, उससे उनका दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है। सब ये तो सवाल है। दूसरा ये है कि हमारे टीचर्स को जो अन्य कामों में लगाया गया है जी, तमाम जो रेवेन्यू से लेके और तमाम डिपार्टमेंट ढांचा पड़ा हुआ है सरकार के पास, वो चुनाव के मामले में आप अभी हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, इसका भूत दिल्ली में पहुंच गया है। वहाँ के एम्प्लॉइयों को, खासकर टीचर्स को, टीचर जैसे गुलाम हो गया हो, उनको कहा जा रहा है चुनाव आयोग की ड्यूटी करो, और कौन सी ड्यूटी करो, बड़ा बारीकी से देखना है। बारीकी से क्या देखना है भाई कि वो 11 कागज है कि नहीं है। तो 11 दिल्ली में भी जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं वो गरीब बच्चों की पढ़ाई हो रही थी वहाँ। किसी सक्षम व्यक्ति के बच्चे दिल्ली में भी जो है प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। तभी जो है कुकुरमुत्ते की तरह जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्कूल खुल गए दिल्ली जैसे राज्य में। तो जब इनका एजेंडा में है ही नहीं है तो हमारा मानवाधिकार कुछ भी कहता रहे, हमारी कानून कुछ भी कहती रहे, हमारा संविधान कुछ भी कहता रहे, ये संविधान विरोधी, कानून विरोधी, जनता विरोधी ये काम करने ही वाले हैं, उससे चूकेंगे नहीं, और ये दिखाई भी दे रहा है। इसके लिए मैं पहले भी कह रहा हूँ कि यह जो है छिटपुट जो है शिकायत से काम बनने वाला नहीं है, चाहे पूरे देश स्तर पर, दिल्ली ही क्यों पूरे देश स्तर पर, क्योंकि शिकायतों की एक सीमा है और वो सीमा उसी सिस्टम के अंदर निहित है
तो कोई सजा देने वाला है क्या? कोई किसी इशू पर कोई पनिशमेंट होने वाला है क्या किसी को? नहीं। तो ठीक हमें जो है एक व्यापक जन आंदोलन की ओर बढ़ना होगा, अन्यथा न हमारे स्कूल बचेंगे, न हमारी संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी, न ही हमारी जो है उनकी अनुषंगी संस्थाएं बचेंगी, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनने की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है इस देश के लिए। हम आज जो है अमृतकाल मना रहे हैं, 75वां साल मना चुके आज़ादी का। क्या 75वें साल में हम यही देखने वाले थे कि अब हमारी जो अगली पीढ़ी जो आ रही है, आज जो बच्चा पैदा हुआ है या अभी स्कूल में नहीं भेजा गया है, वो गुलाम होगा? वही दिखाई दे रहा है कि वो गुलाम होगा। और गुलाम के कोई अधिकार नहीं होते किसी भी देश में। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत कुमार जी, आपने बहुत गंभीरता के साथ इस मुद्दे को रखा, और जो कुछ भी आपने बताया, निश्चित तौर पर जो सरकार की कार्रवाई दिखाई दे रही है, वो चाहे दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, हिंदी बेल्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी बात हो, स्थिति वही है। 2025 में हम आज इस तरह की बात कर रहे हैं, स्कूलों का संचालन जारी रखने की बात कर रहे हैं, बच्चे और बच्चियों दोनों को समान रूप से शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहे हैं। कहाँ हम इसमें और प्रगति करते, हम फिर से बच्चियों को घर के आंगन तक, घर की चौखट तक सीमित रखना चाहते हैं, बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से आज़ादी के उन दीवानों ने, जिन्होंने देश के आज़ाद कराने से लेकर के उसकी प्रगति तक, वो कोई हो, इन सारे मूवमेंट में कौन था उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है। उन लोगों ने तिनका तिनका करके कैसे इस देश को संभाला, संवारा, सजाया, और आज हम फिर आदम युग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सही बात आपने कही कि ये हमारे आपके बंद कमरों में बातचीत करने से, चंद धरना प्रदर्शन करने से, सोशल मीडिया पर कुछ स्लोगन्स लिखने से नहीं, जरूरत हर शख्स को सवाल सरकार से करने की है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा, हमारी बिटिया क्यों नहीं पढ़ेगी। और कानून में, संविधान में ये अगर व्यवस्था है कि हमारे घर के समीप एक स्कूल हो, तो वो क्यों नहीं होगा, ये सवाल जनता को करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस पर चर्चा को आज यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। आपसे एक विनती के साथ आज्ञा लेता हूं कि वीडियो को आप देखेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि बातचीत औरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ये बातचीत मजाक नहीं है। अमृत कुमार जी की वो पीड़ा है, वो दर्द है, ये दोनों चीज़ें, शिक्षा और सुरक्षा, दोनों के लिए जरूरी है।
नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।